Hello everyone. Recently, there have been a lot of disturbing remarks against our Supreme Court and collegium system. Collegium system यानी वो सिस्टम जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है। लेकिन अब इससे सेंटर को, पॉलिटिशियंस को क्या प्रॉब्लम है? उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो इस सिस्टम में खुद पार्ट नहीं ले पाते, उनका कोई से नहीं होता ये देखने में कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज किसे बनाया जाए, इसीलिए वो इससे खफा है। काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि इसकी वजह से नेपोटिज्म को बढ़ावा मिल रहा है, बट एक्चुअली में फैक्ट क्या है वही हम आज की वीडियो में समझेंगे। रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप ढाका, जो कि हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं, उन्होंने पब्लिकली क्रिटिसाइज किया द कॉलेजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटिंग जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। उन्होंने राज्यसभा का चेयरमैन बनते ही अपने पहली स्पीच में ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो एनजेएसी को स्ट्राइक डाउन किया वो गलत है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एनजेएसी है क्या। NJAC स्टैंड्स फॉर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये जो है कॉलेजियम सिस्टम के बाद लाया गया, पार्लियामेंट ने इंट्रोड्यूस किया इसे थ्रू 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया। ऐसा क्यों हुआ वो हम आज के वीडियो में समझेंगे कि NJAC के क्या लूप होल्स हैं और कैसे जो है कॉलेजियम सिस्टम बेटर है अकॉर्डिंग टू दी सुप्रीम कोर्ट, और क्यों इसे स्ट्राइक डाउन किया, लेकिन सेंटर इससे क्यों खफा है इसके बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे। सो ये तो हमने समझ लिया कि जो जगदीप ढाका है हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट, वो इसके अगेंस्ट में थे और उन्होंने काफ़ी रिमार्क्स दिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने किया वो गलत था। इसके बाद किरण रिजिजू, जो कि लॉ मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने भी ऐसे ही कुछ रिमार्क्स दिए और कहा कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है वो वेग है और एलियन है, और साथ साथ उन्होंने रिग्रेट भी किया कि गवर्नमेंट के पास कोई से नहीं होता इन द अपॉइंटमेंट्स ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी भी एक्टिवली डिफेंड कर रहा है कॉलेजियम सिस्टम को, और इन रिमार्क्स के फॉलो अप एक्शन में उन्होंने एक 3 जज बेंच जो है वो कंप्राइज की। द 3 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टोल्ड नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट कि जो कॉलेजियम सिस्टम है ये लॉ ऑफ द लैंड है एंड इट शुड बी फॉलो टू द टीथ। सो इन रिमार्क्स के थ्रू आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और सेंटर के बीच में टसल चल रही है कि किसके पास आखिर ये पावर होनी चाहिए, कौन डिसाइड करेगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस कौन बनेंगे। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों ही जो है अप टू मार्क नहीं है। इन दोनों ही सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ लूप होल हैं। कॉलेजियम सिस्टम के अंदर तो हम समझ गए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं, ये कहा जाता है कि और किसी को अंदर शामिल नहीं होने देते, जजेस खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि नेक्स्ट जज कौन बनेगा। लेकिन एनजेएसी के अंदर क्या खराबी है, एनजेएसी के क्या लूप होल्स हैं? जो भी काउंसिल्स जो हैं इस एनजेएसी के अगेंस्ट जो है आर्ग्यू कर रहे थे, जैसे कि फले नरिमन, लेट अनिल दीवान एंड लेट राम जेठमलानी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि उन्हें एनजेएसी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर एनजेएसी कॉलेजियम को जो है वो रिप्लेस कर देता है। लेकिन उनकी कुछ शर्तें थी, उनके कुछ इश्यूज़ थे, अगर वो रिजॉल्व हो जाते हैं तो एनजेएसी को हम जो है लागू कर सकते हैं। बट उन्हें प्रॉब्लम क्या थी? उनका ये कहना था कि ये जो कमीशन के अंदर जजेस जो हैं अपॉइंट किए जाएंगे वो मेजॉरिटी के अंदर होने चाहिए, लेकिन यूनियन ऑफ इंडिया ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है बराबरी होगी, हम जजेस को कमीशन के अंदर मेजॉरिटी में नहीं रखेंगे। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके थ्रू एनजेएसी जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। सेकेंड लूप होल जो एनजेएसी के अंदर देखा गया वो ये था कि इस कमीशन के अंदर 6 मेंबर्स हैं, जो कि हो गया इवन नंबर, और उसके चेयरपर्सन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास कोई भी कास्टिंग वोट नहीं है। इन सच केसेस जहाँ पे टाई हो जाता है, ड्रॉ हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, डेडलॉक आ जाएगा, कोई भी डिसीजन के ऊपर कोई भी नतीजे पे पहुँच ही नहीं पाएगा और ये डिसाइड ही नहीं हो पाएगा कि हम किसे जज बनाए। नेक्स्ट लूप होल जो एनजेएसी के अंदर देखा गया वो ये था कि इस कमीशन के अंदर 6 लोग होते हैं। एक होते हैं चीफ जस्टिस एंड द नेक्स्ट 2 सीनियर जजेस जो कि जुडिशरी को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद अगर बाकी 3 की बात करें, उसमें है लॉ मिनिस्टर एंड 2 एमिनेंट पर्सन। अब ये जो एमिनेंट पर्सन है उसके अंदर 1 शुड बी नॉमिनेटेड फ्रॉम पर्सन्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, और शुड बी अ वुमेन। तो जब हम एमिनेंट पर्सन की बात करते हैं तो यहाँ पे ये डिफाइन नहीं किया गया कि कौन होगा वो एमिनेंट पर्सन, उसकी क्या
क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, उसकी क्या डिग्री होनी चाहिए, ये सब कुछ डिफ़ाइन नहीं किया। जबकि अगर हम बाकी एक्ट्स देखें, सो इन 67 सेंट्रल एक्ट्स ये देखा गया है कि जिसे हम कहते हैं कि एमिनेंट पर्सन शुड बी अपॉइंटेड, या कोई भी एमिनेंट पर्सन पार्ट होगा किसी कमिटी का, किसी कमीशन का, दे शुड हैव एक्सपर्टीज़ इन द सब्जेक्ट जो वो एक्ट, जो वो लॉ, जो वो स्टैट्यूट जो है वो कवर करता है। बट स्ट्रेंजली इस कमीशन के अंदर ऐसा कुछ भी डिफ़ाइन ही नहीं किया गया, यानी इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि जो पर्सन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर रहा है उसे लॉ की या फिर लॉ प्रोसीजर की, कैसे कोर्ट फंक्शन होता है, उसकी कोई नॉलेज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो ये देखा जा रहा था कि ये सबसे बड़ा लूप होल है कि जो पर्सन अपॉइंट कर रहा है उसके पास खुद के पास वो क्वालिफ़िकेशन नहीं है। और ये समझा गया कि 1/3 ऑफ द NJAC could be constitutionally and blissfully unaware of the functioning of the Supreme Court or the High Courts, and yet they have the power to decide the destiny of higher judiciary. नेक्स्ट लूपहोल जो देखा गया था, इट वॉज सीन अंडर सेक्शन 5 सब क्लॉज 1, जहाँ पे इट वॉज रिक्वायर्ड फॉर NJAC टू रिकमेंड द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया if he is considered fit to hold the office। अब ये जो सेंटेंस है, if he is considered fit to hold the office, तो फिटनेस का क्या मतलब है, क्या रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, क्या क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी है, ये इस NJAC के अंदर डिफ़ाइन नहीं किया गया था। यानी ये आर्बिट्ररी भी जा सकता है, सेंटर ये भी कह सकता है कि नहीं, इट डजेंट सीम फिट कि वो जो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। इसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, इसके क्या क्राइटेरिया है, इट शुड बी प्रॉपरली डिफाइंड। कल को अगर सेंटर कोई आर्बिट्ररी डिसीजन ले लेता है कि नहीं, हमारे हिसाब से ये फिट नहीं है, हम किसी और को अपॉइंट करेंगे, तो इसका कोई रीज़नेबल रीजनिंग होनी चाहिए, और इसीलिए ये क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है जो कि NJAC एक्ट के अंदर नहीं दिए गए थे। और इसके बाद सबसे बड़ा लूपहोल जो था वो ये था कि NJAC के पास पावर थी टू फ्रेम रेगुलेशंस, ले डाउन द क्राइटेरिया ऑफ सुटेबिलिटी एंड द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। सो ये जो पावर NJAC के पास जा रही थी, ये पूरी मॉकरी थी ऑफ द अपॉइंटमेंट प्रोसेस। यानी जहां हम कह रहे हैं कि जुडिशरी इज़ फ्री, जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंट, एक्चुअली सारी पावर तो सेंटर के पास आ गई, सेंटर के हाथ में आ गई। और इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट इस अपॉइंटमेंट प्रोसीजर के अगेंस्ट था और उन्होंने इस 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो है स्ट्राइक डाउन कर दिया। सो अब आप समझ सकते हैं कि क्यों सेंटर इतना अगेंस्ट है इस कॉलेजियम सिस्टम के, और वो चाहते हैं कि NJAC को वापस लाया जाए। मैं ये नहीं कहती कि कॉलेजियम सिस्टम बिल्कुल करेक्ट है, कॉलेजियम सिस्टम के भी अपने लूप होल्स हैं जिनके बारे में हमने इनिशियली डिस्कस किया, बट NJAC भी परफेक्ट नहीं है। सो हमें ज़रूरत है एक नए प्रोसीजर की दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इंस्टेड ऑफ फाइटिंग ऑन कॉलेजियम एंड NJAC, जहाँ पे दोनों ही पार्टीज़ के जो लोग हैं उन्हें इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, ताकि हम इंडिपेंडेंटली एक परफेक्ट जज को जो है चुन पाए फॉर सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट्स। बट यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ये अभी नया आया है। इससे पहले सेंटर का से होता था इन अपॉइंटिंग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ऑफ अपॉइंटिंग जजेस केम ओनली इन 1993। So basically a 9-judge bench of the Supreme Court changed the meaning after consultation to after concurrence with in Article 124 subclause 2। तो जहाँ पे आफ्टर कंसल्टेशन विद था उसे चेंज करके बस आफ्टर कॉन्करेंस विद लगा दिया गया। सो इसके बाद क्या हुआ, इस चेंज के बाद ही एग्जीक्यूटिव का से जो है वो ख़त्म हो गया इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ये जो एक लाइन का छोटा सा चेंज आपको समझ में आ रहा है, ये एक्चुअली बहुत बड़ा चेंज है। इट इज़ एन एक्ट ऑफ री राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द जुडिशरी, और इस एक्ट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काफ़ी बार रिजेक्ट किया था, और इसीलिए इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, लेकिन 9-जज बेंच ने जो है इसे चेंज किया और आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 के अंदर ये अमेंडमेंट लेके आए। अब हम शुरू से समझेंगे कि इंडिया के अंदर जजेस को आखिर अपॉइंट किया कैसे जाता था। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया एंड इट केम इन 1950, एंड अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन अप टू 1973
President appointed the Chief Justice of India and remaining judges of the Supreme Court in consultation with the CJI and other judges as he deemed necessary. So ये जो पावर थी वो प्रेसिडेंट के पास थी और प्रेसिडेंट ही आफ्टर कंसल्टिंग विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी जजेस से कंसल्ट करने के बाद वो अपॉइंट करते थे. सो 1950 से लेके 1973 तक देयर वाज अ कंसेंसस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. दोनों मिलकर डिसाइड करते थे कि किसे जज बनाया जाए और ये डिसाइड किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज होगा उसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा. लेकिन 1973 के अंदर ये जो कन्वेंशन है वो फॉलो नहीं किया गया क्योंकि A.N. रे वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इसकी वजह से ये कन्वेंशन जो है वो वायलेट हो गया. A.N. रे से पहले 3 और जजेस थे जो कि उनसे काफ़ी सीनियर थे, लेकिन A.N. रे को उन सब से सुपरसीड करके इंडिया का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया. सो जो कन्वेंशन डिसाइड किया गया था वो वायलेट हो गया और ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा दोबारा हुआ 1977 के अंदर जहाँ पे जो सीनियरिटी का क्राइटेरिया है उसे ख़त्म करके जो है एक नए चीफ जस्टिस को बना दिया गया जो कि जूनियर थे. इस वजह से जो है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के अंदर काफ़ी क्लैश हो गया कि आप जो है डिसाइड नहीं कर रहे और एग्जीक्यूटिव जो है अपने हिसाब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड कर लेते हैं विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द सीनियर मोस्ट क्राइटेरिया. और इसी सीनियर मोस्ट क्राइटेरिया को लेके काफ़ी क्लैश हो गया बिटवीन द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव क्योंकि एग्जीक्यूटिव आर्बिट्ररी हो गई, खुद से डिसाइड करने लग गई कि कौन चीफ जस्टिस होगा विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द कन्वेंशन एंड द सीनियर मोस्ट जज क्राइटेरिया. और इसी की वजह से हमारे पास सबसे पहला इम्पॉर्टेंट केस आया जिसे हम फर्स्ट जज केस भी कहते हैं. 1982 के अंदर एक पेटिशन फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में और इस केस का नाम था SP गुप्ता केस जिसे हम फर्स्ट जज केस के नाम से पॉपुलरली जानते हैं. इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा दैट वेदर द वर्ड कंसल्टेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 124 मीन्स कॉन्करेंस. सो इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो है ओवर रूल किया और कहा कि ये जो कंसल्टेशन है इट डजेंट मीन कॉन्करेंस and the president is not bound to make a decision based on the consultation of the Supreme Court. और इसी के अंदर एक और पॉइंट पे भी डिस्कशन हुआ where the Supreme Court decided that a high court judge can be transferred to any high court of a state even against his will. यानी अगर हाई कोर्ट का जज चाहता है या नहीं चाहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो ट्रांसफ़र ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है तो उनकी विल के अगेंस्ट भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है. इसके बाद 1993 के अंदर एक और पेटिशन फाइल हुई थी और ये केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ पॉपुलरली नोन एज दी सेकेंड जजेस केस. इस केस के अंदर जो पेटिशन फाइल की थी इट वॉज फाइल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन. In this case, Supreme Court overruled its earlier verdict and changed the meaning of consultation to concurrence, thus binding the President of India with the consultation of the Chief Justice of India. और इसी केस की वजह से जो है बर्थ हुआ कॉलेजियम सिस्टम का. पर ऐसे कॉलेजियम सिस्टम नहीं आया. 1998 के अंदर वापस से एक केस आया जिसे हम थर्ड जजेस केस कहते हैं. इसके अंदर वापस से कंसल्टेशन के मीनिंग को लेके जो है क्वेश्चंस उठने लगे और ये कहा गया कि ये जो वर्ड हमें अवेलेबल है अंडर आर्टिकल 124, 270 एंड 222 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको वापस से इंटरप्रेट किया और फाइनली ये समझा गया कि जो चीफ जस्टिस हैं वो अकेले नहीं होने चाहिए एज अ पार्ट ऑफ द कंसल्टेशन प्रोसेस बल्कि इट शुड इंक्लूड अ कॉलेजियम. तो इसके अंदर 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी इन्वॉल्व, विल बी पार्ट ऑफ द कॉलेजियम. और अगर 2 जजेस जो हैं अगेंस्ट हैं एक जज के रिकमेंडेशन के, इन दैट केस CJI विल नॉट रिकमेंड दैट पर्टिकुलर नेम टू द गवर्नमेंट. और फाइनली थर्ड जजेस केस के अंदर डिसाइड हुआ कि अगर हमें सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करना है तो उस केस के अंदर 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है कॉलेजियम के पार्ट हो गए और अगर आपको हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करना है इन दैट केस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी पार्ट ऑफ द कॉलेजियम. और किसी हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफ़र करना है इन दैट केस द कॉलेजियम शुड कंसिस्ट ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अलॉन्ग विद द जजेस ऑफ द 2 हाई कोर्ट्स इन कंसर्न. तो इस तरीके से जो है वो डिसाइड होगा कि किसे अपॉइंट किया जाए, नहीं
नहीं अपॉइंट किया जाए और किसे ट्रांसफ़र किया जाए। एंड इन दिस केस ओनली द सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जिसे हम अभी कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। सो इस तरीके से इंडिया के पास पूरा कॉलेजियम सिस्टम आया, जिसके थ्रू हम अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। सो ये जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें कॉलेजियम जो है वो रिकमेंड करता है कैंडिडेट्स के नेम को टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंड द नेम्स ऑफ द प्रपोज्ड कैंडिडेट्स फॉर कंसल्टेशन। बट क्योंकि ये जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, कोई भी टाइम लिमिट फिक्स नहीं है, लेकिन ये अगर एक रीजनेबल टाइम से ज़्यादा टाइम ले रहा है, इन दैट केस कॉलेजियम हैज़ द पावर टू रीसेंड द सेम नेम अगेन। और अगर ये नेम वापस भेजे जा रहे हैं, इन दैट केस गवर्नमेंट हैज़ टू गिव इट्स एसेंट टू द नेम्स। तो गवर्नमेंट के पास जो पावर है वो कम है, और फाइनली कॉलेजियम भी ही जो है, जुडिशरी जो है, जजेस जो हैं वो ही खुद डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट जज कौन होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, या फिर नेक्स्ट CJI कौन होना चाहिए। एंड दिस कॉलेजियम सिस्टम हैज़ फेस्ड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म नॉट ओनली फ्रॉम द गवर्नमेंट बट ऑल्सो फ्रॉम द सिविल सोसाइटी ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इंडिया के अंदर जजेस को अपॉइंट करने की पावर प्रेसिडेंट के पास होती है, लेकिन प्रेसिडेंट का कोई से नहीं होता कि किसे हम जज बनाएं। इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू टेक इनटू अकाउंट द ओपिनियन ऑफ द CJI एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। वो अपना कोई से नहीं देते। सो वी कैन सी कि ये सारी पावर किसके पास है, कॉलेजियम के पास है, जुडिशरी के पास ही है। सो इस सब के बाद हम समझ सकते हैं कि क्यों 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014 को इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि सारी पावर जो थी वो कॉलेजियम सिस्टम के पास ही थी। और इसीलिए NJAC विच इज़ नेशनल जुडिशियल कमीशन एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके अगेंस्ट था। उन्होंने ये कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसे 2015 के अंदर स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है। और अब इसी को लेके जो है काफ़ी इशू चल रहा है कि विच इज़ बेटर, कॉलेजियम सिस्टम और NJAC। आई होप दिस information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.